वित्त की दुनिया की उस भाषा को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर नंबरों और जटिल शब्दों के पीछे छिपी रहती है। हाँ बिल्कुल, और ये भाषा सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। सही बात है। हमारे सामने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नाम का एक दस्तावेज है। ये किसी कंपनी की वित्तीय सेहत को समझने की सिर्फ एक कुंजी नहीं, बल्कि उसकी पूरी कहानी बताने वाली किताब है। और ये कहानी उन सबके लिए है जो निवेश करते हैं या बस ये समझना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां पर्दे के पीछे आखिर फैसले लेती कैसे हैं। तो आज का हमारा मिशन साफ है, इन मुश्किल लगने वाले नियमों को सरल बनाना। हम ये समझेंगे कि ये नियम क्यों बने, ये कंपनियों को अपनी कहानी सुनाने में कैसे मदद करते हैं, और सबसे जरूरी, हम उस कहानी को पढ़ें कैसे। हाँ, मतलब उसमें सच क्या है और क्या सिर्फ दिखाया जा रहा है, ये कैसे पहचाने। एकदम। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। पूरा सेट है जिन्हें हम गैप कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जीएपी। पर ये नियम आए कहाँ से? मतलब ये हमेशा से तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में। ओह, द ग्रेट डिप्रेशन। हाँ, उस तबाही से पहले कंपनियां जैसे चाहे वैसे अपने मुनाफे दिखाती थी। कोई एक तरीका, कोई मानक था ही नहीं। इससे निवेशकों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो गैप का जन्म आप कह सकते हैं उसी अफरा तफरी का जवाब था। अच्छा, तो ये एक तरह की क्रांति थी। पारदर्शिता की क्रांति। इसने पहली बार निवेशकों को भरोसा दिया कि वो जो देख रहे हैं वो काफी हद तक सच है। तो ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये भरोसे की नींव है। वाह, तो ये कोई अकादमिक चीज नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक जरूरत है। चलिए, तो फिर इस भाषा की व्याकरण यानी इसके मूलभूत सिद्धांतों को समझते हैं। हाँ, और ये सिद्धांत रातों रात नहीं बने। ये दशकों के अनुभव, पेशेवर संस्थाओं, जैसे भारत में आईसीआई, बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और बाजार की जरूरतों से मिलकर बने हैं। इनका एक ही मकसद है, एकरूपता और स्थिरता लाना, ताकि आप एक स्टील कंपनी की तुलना दूसरी स्टील कंपनी से कर सकें, ना कि सेब की तुलना संतरे से। ठीक है, तो सिद्धांतों की बात करें तो एक सिद्धांत है जो मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता है, रूढ़िवाद का सिद्धांत। कंजर्वेटिज्म। हाँ, ये कहता है कि भविष्य में होने वाले सभी संभावित नुकसानों को तो आज ही लिख लो, लेकिन फायदों को तब तक मत लिखो जब तक वो सच में मिल ना जाए। ये कुछ ज्यादा ही निराशावादी नजरिया नहीं लगता? हाँ हाँ, मैं इसे निराशावाद के बजाय सतर्कता कहूंगा। इसकी वजह बहुत प्रैक्टिकल है। सोचिए, एक फार्मा कंपनी एक नई दवा पर काम कर रही है। ठीक है। उसे लगता है कि दवा सफल होगी और अरबों का मुनाफा होगा। अगर वो इस अनुमानित मुनाफे को आज ही अपनी किताबों में दिखा दे और कल मान लीजिए दवा का ट्रायल फेल हो जाए, तो क्या होगा? तो सब गड़बड़ हो जाएगा, शेयरधारकों का भरोसा टूट जाएगा। एकदम। ये सिद्धांत कंपनियों को अपनी वित्तीय स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने से रोकता है। एक तरह का सेफ्टी नेट है। समझ गई। लेकिन हमारे स्रोत में एक बात लिखी है कि ये कभी-कभी एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, रेवेन्यू और कॉस्ट के मैचिंग की जो अवधारणा है, उससे टकरा सकता है। इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैचिंग का सिद्धांत कहता है कि जिस साल आपने कोई कमाई की है, उसी साल उस कमाई से जुड़े खर्चे भी दिखाने चाहिए। ओके। लेकिन रूढ़िवाद के चक्कर में अगर आप किसी संभावित नुकसान को, जो शायद अगले साल होने वाला है, आज ही दिखा देते हैं, तो आप इस साल के मुनाफे की तस्वीर को थोड़ा बिगाड़ रहे हैं ना? हाँ, सही बात है। यहीं पर अकाउंटेंट्स के विवेक और अनुभव की भूमिका आती है। इन सिद्धांतों को आंख बंद करके लागू नहीं किया जा सकता, इनमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो रूढ़िवाद हमें भविष्य के बारे में सतर्क करता है, लेकिन अपने आज के तरीकों में स्थिर रहना भी तो जरूरी है, ताकि कल से तुलना की जा सके। यहाँ पर शायद संगति यानी कंसिस्टेंसी का सिद्धांत आता है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर कोई कंपनी अपनी संपत्ति का मूल्य ह्रास, मतलब डिप्रिसिएशन, मापने के लिए एक तरीका अपनाती है, तो उसे साल दर साल उसी तरीके पर टिके रहना चाहिए। क्यों? अगर वो हर साल बदले तो क्या होगा? तो फिर आप तुलना कैसे करेंगे? ये समझना नामुमकिन हो जाएगा कि कंपनी का प्रदर्शन वाकई सुधरा है या सिर्फ अकाउंटिंग की बाजीगरी है। लेकिन एक सवाल है, मान लीजिए कोई नया और बेहतर अकाउंटिंग मेथड आ जाता है, तो क्या कंपनी पुराने कम कुशल मेथड से ही चिपकी रहेगी, सिर्फ कंसिस्टेंसी के नाम पर? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा नहीं है। GAAP बदलाव की इजाजत देता है, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त क्या है? कंपनी को अपने फाइनेंशियल नोट्स में पूरी तरह से ये बताना होगा कि उसने बदलाव क्यों किया और इस बदलाव का उसके मुनाफे पर क्या असर पड़ा। पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी, यहाँ भी सबसे जरूरी है। और पारदर्शिता की बात करें तो एक और सिद्धांत है, भौतिकता, मटीरियलिटी। मुझे ये बड़ा सब्जेक्टिव लगता है। ये कहता है कि सिर्फ उन चीजों को विस्तार से दर्ज करो जो महत्वपूर्ण है। हाँ,
लेकिन एक कंपनी के लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, ये कौन तय करेगा? क्या कंपनियां इसका फायदा नहीं उठा सकती? ये अकाउंटिंग के सबसे बहस वाले क्षेत्रों में से एक है। इसकी कोई तय सीमा नहीं है कि 10 लाख रुपए मटेरियल हैं या 10 करोड़। तो ये किस पर निर्भर करता है? कंपनी के आकार और संदर्भ पर। एक बड़ी कंपनी के लिए 50,000 रुपए की स्टेशनरी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे अन्य खर्चों में मिला दिया जाएगा। लेकिन अगर उसी कंपनी पर 50 करोड़ का कोई मुकदमा चल रहा है तो ये एक बेहद भौतिक जानकारी है जिसे निवेशकों को बताना ही होगा। भले ही कंपनी को लगे कि वो केस जीत जाएगी। बिल्कुल। यहाँ ऑडिटर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, जो ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी मटेरियलिटी की आड़ में जरूरी जानकारी छिपा न ले। अब आते हैं उस सिद्धांत पर जो शायद अकाउंटिंग की नींव है, दोहरा पहलू, डुअल एस्पेक्ट। ये जो समीकरण है, संपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमेशा संतुलित रहता है। ये बात मुझे हैरान करती है। हाँ। मतलब क्या ऐसा कोई भी लेन देन हो सकता है जो इसे बिगाड़ दे? जैसे अगर कंपनी का कोई सामान चोरी हो जाए तब क्या होता है? आपका सवाल इस सिद्धांत के दिल तक जाता है और जवाब है नहीं, कोई भी लेन देन इसे बिगाड़ नहीं सकता। यही इसकी खूबसूरती है। चलिए श्रोता वाला उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। एक बिजनेस शुरू होता है, मालिक 30 लाख रुपए कैश लगाता है और बैंक से 10 लाख का लोन लेता है। अब बिजनेस के पास कुल कैश कितना है? 40 लाख। सही। यह 40 लाख उसकी संपत्ति है, उसका एसेट है। ठीक है, तो एसेट साइड पर 40 लाख हो गए। अब समीकरण के दूसरी तरफ देखते हैं। ये 40 लाख आया कहां से? 10 लाख बैंक से आया, जो कि एक बाहरी देनदारी है, लायबिलिटी, और 30 लाख मालिक ने लगाया, जो कि पूंजी है, कैपिटल। तो 40 लाख संपत्ति इज इक्वल टू 10 लाख देनदारियां प्लस 30 लाख पूंजी। अरे वाह, ये तो संतुलित है। हमेशा। अब आपके सवाल पर आते हैं, चोरी। मान लीजिए 1 लाख का सामान चोरी हो गया, तो कंपनी की संपत्ति 1 लाख से कम हो गई। साथ ही ये नुकसान सीधे सीधे मालिक की पूंजी को कम करेगा। तो समीकरण के दोनों तरफ से 1 लाख घट जाएगा और ये फिर से संतुलित हो जाएगा। हर लेन देन के दो पहलू होते ही हैं। ये संतुलन ही मतलब हिसाब किताब की सटीकता को पक्का करता है। शानदार। और आखिरी सिद्धांत है पूर्ण प्रकटीकरण, फुल डिस्क्लोजर। हाँ, इसका मतलब तो सीधा लगता है सब कुछ सच सच बताओ। लेकिन क्या कंपनियां ऐसा करती हैं? सिद्धांत तो यही कहता है, लेकिन असल दुनिया में यही सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। भारत में कंपनी अधिनियम इसके लिए बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट के तय फॉर्मेट देता है ताकि कोई कुछ छिपा ना सके। लेकिन फिर भी घोटाले तो होते हैं। सत्यम का उदाहरण हमारे सामने है। बिल्कुल, और वहां समस्या सिर्फ जानकारी छुपाने की नहीं थी। उन्होंने तो ऐसी नकदी और बैंक बैलेंस अपनी किताबों में दिखाए जो थे ही नहीं। ये फुल डिस्क्लोजर के सिद्धांत पर सबसे बड़ा हमला था। ये दिखाता है कि नियम कितने भी अच्छे हों, उनका पालन करना सबसे जरूरी है। तो इन सभी नियमों और सिद्धांतों का पालन करने के बाद जो अंतिम उत्पाद तैयार होता है वो है वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, कंपनी का सालाना रिपोर्ट कार्ड। और इसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। पहला है आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम आमतौर पर पीएनएल अकाउंट कहते हैं। सही। तो पीएनएल हमें बताता है कि कंपनी ने एक साल में कितना मुनाफा कमाया। ये तो सीधा है। लेकिन मैंने सुना है कि कंपनियां कागज पर बहुत मुनाफे में दिख सकती हैं और फिर भी दिवालिया हो सकती हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये एक बेहतरीन सवाल है। पीएनएल में कुछ ऐसे खर्चे भी शामिल होते हैं जिनके लिए असल में जेब से कोई कैश नहीं जाता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डिप्रिसिएशन। अच्छा, मूल्यह्रास। हाँ, मान लीजिए आपने 10 लाख की एक मशीन खरीदी जो 10 साल चलेगी, तो पीएनएल हर साल 1 लाख रुपए का खर्चा दिखाएगा, लेकिन आपके बैंक से तो 10 लाख पहले ही जा चुके हैं। तो हो सकता है कि आपका पीएनएल तो मुनाफा दिखा रहा हो, लेकिन असल में आपके बैंक खाते में कैश खत्म हो रहा हो। ओह, तो मुनाफे और नकदी में फर्क है। यहीं पर शायद दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, बैलेंस शीट। एकदम। बैलेंस शीट पीएनएल से अलग है। पीएनएल पूरे साल की कहानी बताता है, जबकि बैलेंस शीट साल के आखिरी दिन, जैसे 31 मार्च को, कंपनी की वित्तीय स्थिति का एक स्नैपशॉट है। एक फोटो की तरह। हाँ, एक तरफ कंपनी की संपत्ति, कैश, मशीनें, इमारतें, और दूसरी तरफ देनदारियां और पूंजी, यानी उस संपत्ति पर किसका दावा है। और दोहरे पहलू सिद्धांत की वजह से ये दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं। और उस नकदी की पहेली को सुलझाने के लिए आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिल्कुल। कैश फ्लो स्टेटमेंट पीएनएल द्वारा छोड़ी गई कहानी के खाली हिस्सों को भरता है।
ये दिखाता है कि साल भर में कंपनी के अंदर असल में कितना कैश आया और कितना गया। तो ये 3 हिस्सों में बटा होता है ना? हाँ, ऑपरेटिंग यानी मुख्य बिजनेस से कैश, इन्वेस्टिंग मतलब संपत्ति खरीदने बेचने से कैश, और फाइनेंसिंग यानी लोन लेने या शेयर जारी करने से कैश। ये आपको बताता है कि कंपनी अपना बिल चुकाने के लिए कैश बिजनेस से कमा रही है या फिर लोन पर जी रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारे विवरण हैं, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। हमारे सामने आंकड़ों का एक पहाड़ है, लेकिन हमें नंबरों का मतलब कैसे निकालें? यहीं पर अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस काम आता है। एकदम। रेशियो एनालिसिस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 2 या 2 से ज्यादा नंबरों को उठाकर उनके बीच का संबंध देखने की कला है। ये हमें संदर्भ देता है। संदर्भ से क्या मतलब है? देखिए, सिर्फ ये जानना कि कंपनी ने 100 करोड़ का मुनाफा कमाया काफी नहीं है। हमें ये जानना होगा कि ये मुनाफा पिछले साल से ज्यादा है या कम। ये मुनाफा इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के मुकाबले कैसा है। रेशियो एनालिसिस हमें यही करने में मदद करता है। चलिए कुछ प्रमुख अनुपातों पर नजर डालते हैं। पहली श्रेणी है तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियोज। इसका सीधा सा सवाल है, क्या कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म बिल चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी है? इसे समझने के लिए करंट रेशियो सबसे अच्छा है। इसे ऐसे सोचिए, करंट रेशियो आपकी कंपनी का पर्स है, करंट एसेट्स वो कैश है जो आपके पर्स में है, और करंट लायबिलिटीज वो बिल हैं जिनका भुगतान आपको जल्दी करना है। अच्छा, ये तो आसान है। अगर आपका रेशियो 2.21 है, तो इसका मतलब है कि हर 1 रुपए के बिल के लिए आपके पर्स में 2 रुपए हैं। आप अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन अगर ये 0.5.1 है, तो आप मुश्किल में हैं। ये तो बहुत सरल तरीका है समझने का। दूसरी श्रेणी है लाभप्रदता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। मतलब कंपनी कितनी कुशलता से लाभ कमा रही है। हाँ, इसमें आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। सही। ये बताता है कि हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी की जेब में टैक्स वगैरह चुकाने के बाद असल में कितने रुपए बचते हैं। अब 5% का मार्जिन अच्छा है या 20% का, ये उस इंडस्ट्री पर निर्भर करता है जिसमें कंपनी काम करती है। ठीक है। फिर है शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियोज, जो कंपनी की लंबी अवधि की वित्तीय मजबूती को देखते हैं। यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत सुना जाता है। क्या कर्ज लेना हमेशा बुरा होता है? नहीं, अपने आप में बुरा नहीं है। इसे लेवरेज कहते हैं और कंपनियां इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ने के लिए करती हैं। लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी बाहरी पैसे पर कितना निर्भर है। अगर ये अनुपात बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 2:1 से ऊपर, तो इसका मतलब है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है। मतलब ये एक दोधारी तलवार है। बिल्कुल। और आखिर में दक्षता अनुपात, एफिशिएंसी रेशियोज, ये मापता है कि कंपनी अपनी संपत्ति का कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रही है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसे एक किराने की दुकान की तरह सोचिए। आप चाहते हैं कि आपका सामान अलमारियों से जल्दी जल्दी बिके, न कि गोदाम में पड़ा रहे। हाँ, वरना खराब हो जाएगा। सही। ये अनुपात यही मापता है कि कंपनी साल में कितनी बार अपनी पूरी इन्वेंट्री बेच देती है। अगर ये अनुपात बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि कंपनी का माल बिक नहीं रहा और उसका पैसा स्टॉक में फंसा हुआ है। तो आज हमने लेखांकन की दुनिया की एक जबरदस्त यात्रा की। हमने इसकी भाषा की व्याकरण यानी मूलभूत सिद्धांतों से शुरुआत की। हाँ, कंजर्वेटिज्म और ड्यूअल एस्पेक्ट जैसे सिद्धांतों से। फिर हमने देखा कि उस व्याकरण का इस्तेमाल करके कंपनी अपनी कहानी यानी वित्तीय विवरण कैसे लिखती है, और अंत में हमने उस कहानी को एक आलोचक की नज़र से पढ़ना सीखा, मतलब रेशियो एनालिसिस के जरिए। मुख्य बात यही है कि लेखांकन सिर्फ बही खाता नहीं है, यह एक भाषा है, और इन सिद्धांतों और अनुपातों को समझना किसी को भी उस भाषा में माहिर बनाता है। यह आपको किसी कंपनी की सतह के नीचे झांकने की ताकत देता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हमने रूढ़िवाद के सिद्धांत पर चर्चा की, जो कहता है कि अनुमानित नुकसान को दर्ज करें, लेकिन अनुमानित लाभ को अनदेखा करें। यहाँ सोचने वाली बात यह है, यदि कोई कंपनी इस सिद्धांत का बहुत सख्ती से पालन करती है, तो क्या उसकी वित्तीय रिपोर्ट वास्तविकता की तुलना में लगातार एक निराशावादी तस्वीर पेश कर सकती है? और लंबे समय में निवेशक के विश्वास पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है?